अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बियॉन्ड न्यूटन। आज की वीडियो में हम 11th क्लास फिज़िक्स चैप्टर नंबर 1 दैट इज़ मेजरमेंट, उसका लास्ट टॉपिक जो कि आपकी बुक का 8th टॉपिक है, डायमेंशन ऑफ फिज़िकल क्वांटिटीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं। डायमेंशन डिस्कस करने से पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। इसको हमने फर्स्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था, अब हम एक दफ़ा रिवाइज़ कर लेते हैं। फिज़िकल क्वांटिटीज़, ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड फिज़िकल क्वांटिटीज़। हमें पता है कि फ़िज़िक्स के अंदर जितनी भी क्वांटिटीज़ जिनको हम मेजर कर सकते हैं उन्हें हम फिज़िकल क्वांटिटी का नाम देते हैं। अब इसकी दो टाइप्स हमने डिस्कस की थी, एक है बेस क्वांटिटीज़ और दूसरी है ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। जो बेस क्वांटिटीज़ होती हैं उसमें हमारे पास 7 बेस क्वांटिटीज़ होती हैं, और जो ड्राइव क्वांटिटीज़ हैं, क्योंकि वो नाम से ही ज़ाहिर हो रहा है ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ हैं, यानी वो किसी चीज़ से मिल के बन रही हैं, उन्हें ड्राइव किया जा रहा है, तो वो अनलिमिटेड होंगी, क्योंकि वो डिपेंड कर रही हैं जिस चीज़ से वो बन रहा है, वो इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि उनका नंबर कितना होगा। तो क्योंकि वो बेस से बनती हैं तो हम बेस क्वांटिटीज़ को मिलाकर जितनी चाहे ड्राइव क्वांटिटीज़ बना सकते हैं, इसलिए ये इनफाइनाइट नंबर में होती हैं। अब जो हमारे पास 7 बेस क्वांटिटीज़ थी उनमें सबसे पहले लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक, ये थी हमारे पास 7 बेस क्वांटिटीज़। उसके बाद आगे जो ये मैंने लिखा है ब्रैकेट के अंदर कैपिटल एल, ये कैपिटल एम, टी एंड आई, के, जे, एन, तो ये जो चीज़ें हैं ये है डायमेंशन। किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी की अगर हमें डायमेंशन लिखनी है तो उसके लिए एक स्पेसिफिक सिंबल होता है और उसे हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। अब एक तो ये बात हमेशा याद रखनी है कि जो ब्रैकेट हो वो स्क्वायर ब्रैकेट हो, या मतलब उससे कोई ये नहीं है कि हम ब्रैकेट चेंज कर दें या फिर हम उसकी सैम्बल चेंज कर दें। जो सैम्बल्स हैं, जो ब्रैकेट्स हैं, उसी के अंदर ही डायमेंशन को मेंशन करना है। हमारे पास लेंथ की डायमेंशन है कैपिटल एल और ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। इसी तरह मैथ की है कैपिटल एम, टाइम की है कैपिटल टी, इलेक्ट्रिक करंट की है कैपिटल आई, और टेम्परेचर की है के, केल्विन से आया है, और थीटा भी हम लिख सकते हैं। इंटेंसिटी ऑफ लाइट की है हमारे पास जे, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की है एन। अब हमारे पास है डायमेंशन। डायमेंशन उसकी डेफिनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको आसान लफ्ज़ों में बता दूं तो किसी भी चीज़ की मेजरमेंट को हम डायमेंशन कहते हैं। यानी कि अगर कोई भी चीज़ है, फॉर एग्जांपल हम किसी चीज़ की लेंथ मेजर कर रहे हैं, मैस मेजर कर रहे हैं, टाइम मेजर कर रहे हैं, कोई भी उसकी हम क्वांटिटी को मेजर कर रहे हैं, उस चीज़ की मेजरमेंट को, इस फिनोमिना को हम डायमेंशन कहते हैं। और जो चीज़ मेजर हो रही होती है उस चीज़ खुद को भी हम डायमेंशन ही कहते हैं। अब जैसे अगर हम लेंथ मेजर कर रहे हैं तो उस एक्सपेरिमेंट के अंदर हमारे पास लेंथ खुद बजाते खुद हमारे पास एक डायमेंशन है। अब इसकी डेफिनेशन को एक दफ़ा रीड कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगी कि इसमें क्या है। एक्सप्रेसिंग अ फिजिकल क्वांटिटी इन टर्म ऑफ बेस क्वांटिटी बाय यूजिंग स्पेशल सैम्बल विद इन स्क्वायर ब्रैकेट, यानी कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को बेस क्वांटिटी की टर्म में एक्सप्रेस करना बाय यूजिंग स्पेशल सैम्बल विद इन अ स्क्वायर ब्रैकेट। अब अगर इस चीज़ को हम आसान अल्फाज में समझें तो फिज़िकल क्वांटिटी की डायमेंशन लिखने के लिए हम बेस क्वांटिटी का सहारा लेते हैं, यानी हम उसे बेस क्वांटिटी में पहले कन्वर्ट करते हैं, कोई स्पेशल सैम्बल देते हैं और फिर उसे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बंद कर देते हैं। अब इसकी जो मज़ीद समझ आपको डेफिनेशन किया वो एग्जांपल से आएगी, तो जब हम एग्जांपल डिस्कस करेंगे मैं दोबारा डेफिनेशन से रिलेट करके बताऊंगी कि किस तरह से आई है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, डायमेंशन इज़ अ क्वालिटेटिव एनालिसिस। अब जो हमारे पास डायमेंशन है वो किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी की क्वालिटेटिव एनालिसिस है, यानी हम उस फिज़िकल क्वांटिटी की क्वालिटी को डिस्कस कर रहे होते हैं या क्वालिटी के फैक्टर को ले रहे होते हैं, उसकी क्वांटिटी को डिस्कस नहीं कर रहे होते। तो इस पॉइंट की समझ भी आपको एग्जांपल में ज़्यादा अच्छे से आएगी, तो हम लोग एग्जांपल डिस्कस करते हैं। फोर्स हमारे पास एक फ़िज़िकल क्वांटिटी है और हमें पता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ एफ इज़ इक्वल टू एम ए। अब एफ इज़ इक्वल टू एम है, उसके बाद एफ इज़ इक्वल टू एम, और एक्सेलरेशन जो होती है हमारे पास वो होती है चेंज इन वेलोसिटी पर टाइम, यानी कि वी बाई टी, तो एम डॉट वी बाई टी। और फिर नेक्स्ट स्टेप में है हमारे पास एफ इज़ इक्वल टू एम, और ये जो टी था इसे हमने 1/t की फॉर्म में अलग कर दिया यहाँ पे। और वेलोसिटी क्या होती है हमारे पास, वेलोसिटी होती है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, तो यहाँ पर हो गया ये d/t। अब नेक्स्ट स्टेप में है हमारे पास एफ इज़ इक्वल टू एम d/t², टी का स्क्वायर हो गया। अब इस चीज़ में अगर हम इसे डायमेंशन की फॉर्म में लिखें, अगर इसकी डायमेंशन लिखना चाहें तो एफ़ की साइड पर भी स्क्वायर ब्रैकेट लगानी है। जब हमें किसी भी चीज़ की डायमेंशन लिखनी होती है
तो ये नहीं है कि सिर्फ हम अपनी राइट हैंड साइड पे जो इसकी वैल्यू है उसकी डायमेंशन लिखेंगे और उसको स्क्वायर ब्रैकेट और स्पेसिफिक सैम्बल के अंदर लिखेंगे। हमें जिस चीज़ की डायमेंशन लेनी होती है उस क्वांटिटी को भी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बंद करना होता है। और ये चीज़ बता रही है कि हम फोर्स की डायमेंशन डिस्कस कर रहे हैं। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है ये हमें बता रही है कि हम फोर्स की डायमेंशन की बात कर रहे हैं। तो हमारे पास जो भी आगे फार्मूला था md/t², इसकी डायमेंशंस लिखते हैं। m की जो डायमेंशन होती है वो हमने पिछली स्लाइड में डिस्कस की थी, वो होती है कैपिटल M और आगे 7 स्क्वायर ब्रैकेट, और जो t है उसकी होती है टाइम की कैपिटल T, तो नीचे कैपिटल T² और ब्रैकेट। अब जो d है ये हमारे पास है डिस्प्लेसमेंट, और क्योंकि जैसे कि मैंने इस पॉइंट में कहा कि डायमेंशन इज़ अ क्वालिटेटिव एनालिसिस, यानी हम क्वांटिटी की बात नहीं कर रहे, हम उस चीज़ की क्वालिटी की बात कर रहे हैं। और क्वालिटी वाइज अगर देखा जाए तो जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है वो एक लेंथ है, और अगर हम क्वालिटी के हिसाब से देखें तो डिस्प्लेसमेंट और लेंथ की एक ही डायमेंशन होगी, इसलिए हमने जो डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन थी वो लेंथ पुट की। अब यहाँ पर ml/t², उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में है m वैसे ही, l भी वैसे ही, और जो t² नीचे था उसे ऊपर ले जाएंगे तो उसकी पावर हो जाएगी -2। और अगर हम इन तीनों को एक ही ब्रैकेट के अंदर लिख दें तो ml/t-2 और स्क्वायर ब्रैकेट, तो ये है हमारे पास फोर्स की डायमेंशन। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि हम लोगों ने F = ma की डायरेक्ट डायमेंशन क्यों नहीं निकाली। यानी कि हम इस तरह भी तो कर सकते थे ना कि फोर्स की डायमेंशन निकालने के लिए हम मास की डायमेंशन लिखते, एक्सेलरेशन की डायमेंशन लिखते और डायरेक्ट आंसर निकाल लेते। तो हमने इस तरह क्यों नहीं किया? वो इसलिए नहीं किया क्योंकि इसका जवाब अब डेफिनेशन में है, क्योंकि हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि डायमेंशन है ही इसी चीज़ का नाम, एक्सप्रेसिंग अ फिजिकल क्वांटिटी इन टर्म ऑफ बेस क्वांटिटी। अब सिर्फ इस बात को समझें पहले कि फ़िज़िकल क्वांटिटी को पहले बेस क्वांटिटी की टर्म में लिखना और बाद में जाके कोई स्पेशल सैम्बल यूज़ करना स्क्वायर ब्रैकेट के साथ। तो पहले ये देखते हैं कि फ़िज़िकल क्वांटिटी को बेस क्वांटिटी में किस तरह से करना है चेंज। अब जिस तरह हमने एग्जांपल में फोर्स F = ma लिया था, तो यहाँ पर जो मैस है हमारे पास वो है एक बेस क्वांटिटी, लेकिन जो एक्सेलरेशन है वो एक डिराइव्ड क्वांटिटी है। एक्सेलरेशन डिराइव्ड क्वांटिटी है ना, क्योंकि वो वेलोसिटी से मिलके बनी है, और उसके बाद वो वेलोसिटी जो है वो डिस्प्लेसमेंट से मिलके बनी है, यानी वो किसी चीज़ से ड्राइव होके आई है, वो खुद एक बेस क्वांटिटी नहीं है। क्योंकि हमारे पास बेस क्वांटिटी 7 है ना जो हमने पीछे डिस्कस की, तो एक्सेलरेशन उनमें नहीं आती, इसका मतलब वो ड्राइव क्वांटिटी है। और हम डायरेक्ट ड्राइव क्वांटिटी वाले फार्मूले पे अप्लाई नहीं कर सकते थे डायमेंशन को, इसलिए हमने उसकी डेफिनेशन के पहले हिस्से को फॉलो करते हुए, जो कि था एक्सप्रेसिंग अ फिजिकल क्वांटिटी इन द टर्म ऑफ बेस क्वांटिटी, हम लोगों ने पहले फोर्स को बेस क्वांटिटी की टर्म में एक्सप्रेस किया। अब वो कैसे किया? मैस वैसे ही था, एक्सेलरेशन को हम ले गए पीछे। अब एक्सेलरेशन आई थी चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। अब अगर इस स्टेप पे देखें तो अभी भी ये कम्प्लीटली बेस क्वांटिटी नहीं बनी, क्योंकि अभी भी जो वेलोसिटी है वो एक ड्राइव्ड क्वांटिटी है, इसलिए हमने इसे मज़ीद सॉल्व किया। तो हमारे पास आ गया वेलोसिटी होता है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो अगर इस स्टेप में देखें, अब यहाँ पर हमारे पास जो मैस है वो एक बेस क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट को अगर क्वालिटिवली देखें तो ये एक लेंथ है, और उस हिसाब से ये बेस क्वांटिटी है, टाइम तो है ही हमारे पास बेस क्वांटिटी। तो इस स्टेप में जाकर कहीं हमारे पास जो फोर्स है वो कम्प्लीटली बेस क्वांटिटी में चेंज हो गई है, यानी अब वो बेस क्वांटिटी की टर्म में आ गई है। अब हम डेफिनेशन के नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। बाय यूजिंग स्पेशल सैम्बल विद स्क्वायर ब्रैकेट, अब हमें इसकी डायमेंशन निकालनी है, और वो इस तरह से निकालनी है कि स्पेशल सैम्बल्स हों जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज्ड हो। तो अब अगर हम यहाँ पर देखें तो फोर्स की हमने डायमेंशन लिखी, क्योंकि ये स्क्वायर ब्रैकेट लगाया क्योंकि हम डायमेंशन निकालने लगे थे, और फिर जाके हमने मैस की डायमेंशन लिखी, और डिस्प्लेसमेंट को एज अ क्वालिटेटिव क्वांटिटी लेते हुए, एज अ उसकी क्वालिटी लेते हुए लेंथ के टर्म में एक्सप्रेस किया, और फिर टाइम को, और इस तरह से आगे सारा सॉल्व करके फोर्स की हमने डायमेंशन निकाल ली। अब आपको डेफिनेशन का सही कंसेप्ट समझ आ गया होगा कि किस तरह से फिजिकल क्वांटिटी को बेस क्वांटिटी में चेंज करना है, और किस तरह से स्पेशल सैम्पल्स यूज़ करने हैं, और ये भी कि डायमेंशन किस तरह से क्वालिटेटिव एनालिसिस है। इसके बाद है हमारे पास एडवांटेजेस ऑफ डायमेंशन। डायमेंशन के कुछ फ़वाइद हैं जो डिस्कस करते हैं। सबसे पहला एडवांटेज है चेकिंग द होमोजेनिटी ऑफ फिज़िकल इक्वेशन। अब चेकिंग द होमोजेनिटी ऑफ फिज़िकल इक्वेशन का ये मतलब है कि कोई भी फिज़िकल इक्वेशन हमारे पास कितनी करेक्ट है
या फिर वो कितनी वैलिड है। इस बात को चेक करने के लिए हम डायमेंशन एनालिसिस यूज़ करते हैं, यानी कि हम डायमेंशन के कंसेप्ट को इस्तेमाल करते हुए ये बात मालूम कर सकते हैं कि कोई इक्वेशन करेक्ट है या नहीं है, या कोई रिलेशन वैलिड है या नहीं है। तो इसको समझने के लिए आगे इसकी एग्जांपल देखेंगे। उससे पहले हम ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी देख लेते हैं। एवरी टर्म इन अ वैलिड इक्वेशन मस्ट हैव द सेम डायमेंशंस ऑन बोथ साइड्स, दिस इज़ कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। यानी कि एक इक्वेशन के अंदर जितनी भी टर्म्स होती हैं उनकी डायमेंशन एक ही होनी चाहिए, सेम डायमेंशन होनी चाहिए दोनों साइड पे, लेफ़्ट साइड पे और राइट साइड पे, दोनों साइड पे। अगर इक्वेशन के अंदर सेम डायमेंशन आ रही हैं हर टर्म की, तो वो इक्वेशन हमारी करेक्ट इक्वेशन है, या वो रिलेशन हमारा वैलिड रिलेशन है। और हमारे पास ये जो चीज़ है ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है। अब इसकी एग्जांपल को डिस्कस करते हैं तो आपको ज़्यादा सही समझ आएगा कि किस तरह से दोनों साइड पे डायमेंशन इक्वल आती हैं, या किस तरह से चेक करते हैं इसकी करेक्टनेस को। तो हमारे पास एग्जांपल है, चेक द करेक्टनेस ऑफ रिलेशन। और जो रिलेशन हमें दिया है वो है v इज़ इक्वल टू एफ क्रॉस एल ओवर एम अंडर रूट। v है हमारे पास स्पीड, f जो है वो हमारे पास यहाँ पर टेंशन है, l लेंथ है और m जो है वो है मैस। तो अब अगर हम इसकी डायमेंशन को चेक करना चाह रहे हैं तो क्योंकि हमारे पास इक्वेशन की दो साइड हैं तो पहले लेफ़्ट साइड की डायमेंशन देख लेते हैं, फिर राइट साइड की देख लेंगे। लेफ़्ट साइड पे है हमारे पास वेलोसिटी, और वेलोसिटी का हमें पता है कि वो होती है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर टाइम। अब इसकी डायमेंशन निकालते हैं, और जैसे मैंने पहले ही बताया कि किसी भी चीज़ की डायमेंशन निकालते हुए उस चीज़ के सैम्पल के बाहर भी स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं, यानी सिर्फ राइट साइड पर नहीं सैम्पल और स्क्वायर ब्रैकेट पुट करते हैं बल्कि दोनों साइड्स पर स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं। इसलिए वेलोसिटी के बाहर भी स्क्वायर ब्रैकेट लगा दी है। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि उसे हम क्वालिटिवली एज अ लेंथ लेंगे, तो इसलिए इसकी डायमेंशन जो है वो एल है और टाइम की टी है, ये पुट कर दी। उसके बाद टाइम ऊपर चला गया तो ये आ गया LT-1। ये थी हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड की डायमेंशन, जिसे इक्वेशन 1 का नाम दे दिया है। अब राइट हैंड साइड पे हमारे पास है एफ क्रॉस एल ओवर एम अंडर रूट। तो अगर हम इसे सिंपली लिखें तो हमारे पास एफ़ की डायमेंशन हमें चाहिए, लेंथ की चाहिए, और m को अगर ऊपर ले जाएं तो m की पावर -1 और ब्रैकेट्स के बाहर 1/2 जो कि अंडर रूट ख़त्म करके आया है। उसके बाद हमारे पास जो फोर्स है उसकी डायमेंशन हमने लास्ट एग्जांपल में डिस्कस की, जो हमारे आई थी MLT-2। लेंथ की हमारे पास डायमेंशन होती है L, m-1 की डायमेंशन मैथ की कैपिटल M वो लिख दी है, और 1/2। तो यहाँ पर हमारे पास ये m है और ये m-1 है, ये दोनों कट जाएंगे और क्या क्या बचता है हमारे पास LT-2 और L, यानी L और L स्क्वायर और T-2 और बाहर ये 1/2। और अगर हम इसे मज़ीद आगे सॉल्व करें तो ये जो स्क्वायर है ये इस 2 के साथ कट जाएगा, L बचेगा, और T-2 और 2 ये कट जाएगा, T-1 बचेगा। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया LT-1। अब अगर हम इक्वेशन 1 और 2 को देखें तो ये दोनों इक्वल हैं, यानी कि बोथ साइड की जो डायमेंशन है इक्वेशन की वो इक्वल आ गई है। और हमने यही बात इस रूल में पढ़ी थी, इस प्रिंसिपल में पढ़ी थी कि ईच टर्म इन अ वैलिड इक्वेशन मस्ट हैव सेम डायमेंशन ऑन बोथ साइड्स। तो अब हमारे पास क्योंकि डायमेंशन सेम आ गई हैं तो हम कह सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 इट इज़ शोन दैट इक्वेशन इज़ करेक्ट। तो जो ये जो रिलेशन है या फिर ये जो इक्वेशन है जिसकी करेक्टनेस फाइंड करने के लिए हमें कहा गया था, वो इक्वेशन या वो रिलेशन हमारा करेक्ट है। इसके बाद जो दूसरा एडवांटेज है वो है ड्राइविंग अ पॉसिबल फार्मूला, यानी कि हम किसी भी चीज़ के फार्मूले को, जो पॉसिबल फार्मूला है उसको ड्राइव कर सकते हैं डायमेंशन एनालिसिस को यूज़ करते हुए। तो अब वो देखते हैं कि कैसे। ड्राइविंग अ रिलेशन फॉर अ फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन द करेक्ट गेसिंग ऑफ वेरियस फैक्टर्स ऑन विच फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जो रिलेशन होता है वो इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि हमने जो उसके फैक्टर्स को फाइंड किया है जिन पर वो फिज़िकल क्वांटिटी डिपेंड कर रही है, उनका जो गैस लगाया है वो कितना करेक्ट है, यानी कि हम जिन फैक्टर्स तक पहुँचे हैं वो कितने ठीक हैं। क्योंकि अगर वो फैक्टर्स ठीक नहीं होंगे जिन पे वो फिज़िकल क्वांटिटी डिपेंड कर रही है, अगर हम उन्हें ही गलत फाइंड कर लेंगे तो फिर ऑब्वियस बात है कि हमारा फार्मूला जो है वो गलत हो जाएगा। तो अगर वो फैक्टर करेक्ट हम फाइंड कर लेते हैं जिन पर वो फिज़िकल क्वांटिटी डिपेंड कर रही है, तभी इस बात के चांसेस हैं कि हमारा फार्मूला करेक्ट हो सकता है। तो उसके लिए हम एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं जो आप लोग की बुक में भी है, और एग्जांपल है रिलेशन फॉर टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम।
अब सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो वैसे तो आपने इसका फार्मूला पढ़ रखा है 10th क्लास के अंदर, लेकिन वहाँ पर इस फार्मूले को डायरेक्टली आप लोगों ने पढ़ लिया था, ड्राइव नहीं किया था। तो अब यहाँ पर हम डायमेंशन के एनालिसिस को यूज़ करते हुए, डायमेंशन को यूज़ करते हुए इस फार्मूले को खुद से ड्राइव करेंगे और फिर देखेंगे कि ये कितना करेक्ट आता है। क्योंकि हमें इसकी करेक्ट वैल्यू पहले से ही पता है, तो जब हम इसे ड्राइव करके एंड में आंसर निकालेंगे तो हमें उसे देखते ही पता चल जाएगा कि वो सही आया या नहीं आया। तो उसके लिए हमें कुछ पॉसिबल फैक्टर्स भी गिवन है, जो है हमारे पास लेंथ, यानी कि टाइम पीरियड एक तो लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, एक मैस ऑफ बॉब पे डिपेंड कर रहा है, एंगल थीटा पे, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन यानी कि जी पे डिपेंड कर रहा है। अब जैसा कि हमें यहाँ से पता चल रहा है कि इन 4 फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है, तो हम फर्स्ट स्टेप में लिख देंगे कि टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम एल थीटा जी, क्योंकि ये इन सब पे डिपेंड कर रहा है, इसका मतलब है इन सब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वो। तो ये तो हमने सिंपली लिख दिया। अब बात रहेगी ये इन पावर्स की, ए बी सी और डी। तो ये पावर्स हमने इसलिए लगाई हैं क्योंकि अगर हम क्वेश्चन को देखें गौर से तो हमें ये तो बता दिया गया है कि टाइम पीरियड इन 4 फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है। तो फिर हमें फाइंड क्या करना है? अगर हमें ये सब पता है तो फिर तो हमें टाइम का फार्मूला पता लग गया, लेकिन हमें कुछ फाइंड भी तो करना है ना इसके अंदर। तो हमें फाइंड इन पावर्स को करना है, यानी कि ये हमें बता दिया गया है कि इन पे कर रहा है डिपेंड, इनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेकिन अब हमने देखना है कि ये मैथ्स की क्या पावर आती है, एल की क्या आती है, थीटा की क्या आती है, जी की क्या आती है, और फिर इन पावर्स के ज़रिए हम आगे जाके फार्मूले को ड्राइव करेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों ने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को जो निशान था उसको ख़त्म करके कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करवाया है। और ये सिंपल ही, जैसे हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटा के कोई ना कोई कांस्टेंट लिख देते हैं, तो यहाँ भी उसी तरह कांस्टेंट लिख दिया, टी इज़ इक्वल टू कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय एम एल थीटा जी और इनकी पावर्स ए बी सी डी। अब क्योंकि हम इसकी डायमेंशन फाइंड करके इसका फार्मूला फाइंड करना चाह रहे हैं, तो इसलिए हमारे पास ये जो भी इक्वेशन आई है इसकी डायमेंशन सबसे पहले फाइंड करते हैं। तो टी की डायमेंशन फाइंड करने के लिए हम एम की डायमेंशन लिखते हैं। एम की डायमेंशन होती है कैपिटल एम, उसके बाद एल लेंथ की डायमेंशन है एल, और हमारे पास जो थीटा है, अच्छा जो थीटा है ये एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। वो इसलिए क्योंकि थीटा के अंदर हमारे पास जो डिवाइड हो रही होती है चीज़ें, वो दोनों लेंथ हम डिवाइड कर रहे होते हैं थीटा में, और वो आपस में कट जाती हैं, इसकी वजह से ये एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। लेकिन अब हमें क्योंकि यहाँ पर इसकी कोई ना कोई डायमेंशन लिखनी है, तो उसके लिए हमने यहाँ पर लिखा है एल एल माइनस 1। अच्छा, ये थीटा की डायमेंशन निकलती कैसे है? वो जो फार्मूला आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है, एस इज़ इक्वल टू आर थीटा, तो उसमें हम थीटा को एक साइड पे रहने देंगे, एस ओवर आर। तो हमें पता है कि एस भी हमारे पास आर्क लेंथ होती है और आर रेडियस है, और डायमेंशन के अंदर हम दोनों को ही क्वालिटेटिवली लेंथ ले लेंगे, इसलिए एल बाय एल। और वो वैसे तो कट जानी चाहिए और ये एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, लेकिन क्योंकि हमें यहाँ पर कोई ना कोई डायमेंशन चाहिए, इसलिए हम उस एल को ऊपर ले जाते हैं और एल माइनस 1 बनाकर उसकी डायमेंशन लिख देते हैं, जो यहाँ पर लिख दिया मैंने। उसके बाद हमारे पास है जी, जो कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, और हमें पता है एक्सेलरेशन की जो डायमेंशन होती है वो होती है एल टी माइनस 2 पावर डी। अब कंपेयरिंग द डायमेंशन ऑफ बोथ साइड्स, अब इन दोनों साइड की, एक ये लेफ़्ट साइड और राइट साइड की डायमेंशंस को हम कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम m से स्टार्ट करें, राइट साइड पर हमारे पास है m की पावर a लिख दी हम लोगों ने। और अगर हम लेफ़्ट साइड पे देखें तो हमारे पास m नहीं है, और किसी चीज़ की पावर 0 का मतलब होता है 1, यानी कि m नहीं है तो m की पावर 0। और इसी तरह अगर हम l को देखें तो इस साइड पे हमारे पास है l की पावर b, l की पावर c, क्योंकि यहाँ पर l के ब्रैकेट के बाहर c है तो l की पावर c, और ये l की पावर माइनस c इससे मल्टीप्लाई होगा, और इस ब्रैकेट से l की पावर d। तो हम लोगों ने इन सारी पावर्स को ऐड कर दिया, क्योंकि बेसिस सेम है, और जब बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती है, इसलिए b प्लस डी प्लस सी माइनस सी। और इस साइड पर l की पावर 0, क्योंकि l नहीं है यहाँ पर। और अगर हम टाइम की बात करें तो यहाँ पर टाइम की पावर 1 है, और इस साइड पर अगर हम टाइम को देखें तो t की पावर माइनस 2d, ये बाहर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो t की पावर माइनस 2d। अब ये हमारे पास 3 इक्वेशंस बन गई, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3। अब जब हम इन तीनों इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास, अगर जिस तरह यहाँ बेसिस सेम है m और m, तो हमारे पास a आ जाएगा 0, यानी कि a हमारे पास जो यहाँ पर हमने पावर्स निकालनी थी, असल में हम यही कर रहे हैं ना कि ये जो पावर है, m की पावर a है, l की पावर b है, थीटा की पावर c है, g की पावर d है, इन पावर्स को फाइंड कर रहे हैं पहले। तो अगर हम पावर को फाइंड करें तो हमारे पास a की वैल्यू आ जाती है, फर्स्ट इक्वेशन से a आ जाता है 0, क्योंकि बेसिस सेम है तो पावर इक्वल हो जाएंगी, a है इक्वल टू 0।
इसी तरह अगर हम नीचे देखें एल में, तो एल में हमारे पास एक इक्वेशन बनेगी बी प्लस डी प्लस सी माइनस सी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अब क्योंकि प्लस सी और माइनस सी तो अपोजिट हैं तो ये कट जाएंगे, तो यहाँ से इक्वेशन बन जाएगी बी प्लस डी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। और इसे फिर आगे जाके सॉल्व करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। उसके बाद नीचे है हमारे पास माइनस टू डी इज़ इक्वल टू वन, और अगर इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा d इज़ इक्वल टू -1/2। तो जैसे मैंने पहले बताया लास्ट स्लाइड में कि इक्वेशन 1 से हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी 0, और फ्रॉम इक्वेशन 2 क्योंकि ऊपर पावर थी हमारे पास l की b प्लस डी प्लस सी माइनस सी, और लेफ़्ट साइड पे हमारे पास l की पावर थी 0 क्योंकि उस साइड पे हमारे पास l था ही नहीं, तो उसको हमने लिख दिया था l की पावर 0। तो अगर इसको सॉल्व करें तो प्लस सी और माइनस सी कट जाएंगे और हमारे पास आ जाएगा b प्लस डी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। उसके बाद b इधर ही रहेगा, और अगर d को लेफ़्ट साइड पे ले जाएं तो b इज़ इक्वल टू माइनस डी। ये इक्वेशन 2 बन गई। उसके बाद अगर थर्ड इक्वेशन से देखें तो हमारे पास जो t की थी, t की पावर 1 थी लेफ़्ट साइड पे, और राइट साइड पे t की पावर थी -2d। तो वहाँ से हम d की पावर निकाल सकते हैं, d इज़ इक्वल टू 2 को इधर जाके डिवाइड कर दें -1/2, तो d की वैल्यू आ जाएगी -1/2। अब हमारे पास d की वैल्यू भी आ गई है और a की भी आ गई है, अब b की रह गई है। तो जो b है क्योंकि वो माइनस डी के बराबर है, और अगर हम क्वेश्चन 2 में देखें तो वो b माइनस डी के बराबर है, और d हमारे पास है -1/2। तो जब हम इसे यहाँ पर पुट करेंगे d को -1/2, तो ये d वाला माइनस, जो d की वैल्यू वाला माइनस है ये वाला, और ये वाला माइनस दोनों कट जाएंगे और b आ जाएगा हमारे पास 1/2। अब हमारे पास a की वैल्यू भी आ गई है और b की भी निकल आई है, d की भी निकल आई है। अब कौन सी चीज़ रह गई है, हमारे पास c रह गया है, और c किस चीज़ की पावर था, थीटा की पावर था। अब जो थीटा है ना, क्योंकि c यहाँ पर कट जाता है और c की वैल्यू नहीं निकल रही इन इक्वेशन से, तो उसको हम एक और मेथड से सॉल्व करेंगे। हमारे पास जो थीटा था वो इक्वल था l और l-1 जब हमने इसकी डायमेंशन निकाली थी, और अगर हम इन दोनों को सॉल्व करें तो ये l और l की पावर यहाँ पर 1 है, यहाँ पर -1 है, बेसिस सेम है, पावर को ऐड करें तो ये हो जाएगा 1 -1 0, यानी l की पावर 0। और किसी चीज़ की पावर जो 0 हो वो 1 होता है, और 1 की पावर c ये भी 1 ही आएगा, इसलिए जो थीटा की डायमेंशन है वो हमारे पास निकल आई है 1। इसलिए हम इसे यहाँ से पुट करेंगे और a, d और b की वैल्यूज़ को यहाँ से पुट करेंगे। तो अब हम इन चारों चीज़ों को अपनी मेन जो इक्वेशन थी शुरू वाली स्टार्ट में जो हमने लिखी थी उसमें जाके पुट करते हैं, और जो कि हमारे पास है t इज़ इक्वल टू कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई बाय m की पावर, क्योंकि m की पावर a था और a हमारे पास 0 है तो m की पावर 0, उसके बाद l की पावर b था और b है हमारे पास 1/2, तो l की पावर 1/2, और मल्टीप्लाई बाय थीटा की हमारे पास वैल्यू आई है 1, और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास g की पावर थी d, जिसकी वैल्यू हमारे पास आई है -1/2, तो वो यहाँ पर पुट कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास t इज़ इक्वल टू कॉन्स्टेंट, अब m की पावर 0 है और हमें पता है कि जिस चीज़ की पावर 0 होती है वो 1 होता है, तो ये यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, 1 को हम लिखते ही नहीं है। और l की पावर है 1/2, तो एक ये हमारे पास बच गई वैल्यू, और ये तो वैसे ही 1 है, और g है -1/2, तो 1/2 हमारे पास दोनों में आ रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर अंडर रूट लगा दिया है, और l क्योंकि पॉजिटिव में है इसलिए ऊपर, और g क्योंकि नेगेटिव 1/2 में था इसलिए वो डिवाइड हो जाएगा नीचे जाके, और ये अंडर रूट आ जाएगा। तो हमारे पास ये सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का फार्मूला निकल आया है, जिसे हम मज़ीद इस तरह भी लिख सकते हैं कि t इज़ इक्वल टू 2π√L/g, जो कि आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा हुआ है। लेकिन क्योंकि ये डायमेंशन का एक आप कह लें लिमिटेशन है कि जो कांस्टेंट की वैल्यू होती है वो हमें डायमेंशन नहीं बताता। अगर हमें किसी भी चीज़ का फार्मूला ड्राइव करना है तो वो फार्मूला तो कंप्लीट ड्राइव कर देगी हमें डायमेंशन, लेकिन उसके अंदर जो भी कांस्टेंट होगा उसकी वैल्यू हम डायमेंशन से नहीं निकाल सकते। एक्सपेरिमेंटली तो हमें पता चल सकता है, और वो हमें पता भी है कि यहाँ पर 2π है कांस्टेंट, लेकिन ये चीज़ डायमेंशन नहीं बताती, और ये एक डायमेंशन की लिमिटेशन है। तो ये लिमिटेशन का एक पॉइंट आ गया, द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ कांस्टेंट कैन नॉट बी डिटरमाइंड बाय डायमेंशन बट कैन बी फाउंड बाय एक्सपेरिमेंट, यानी एक्सपेरिमेंटली तो हम कर सकते हैं इसे फाइंड, लेकिन डायमेंशन हमें इसकी वैल्यू नहीं देती है। यहाँ पर हमारा डायमेंशन का टॉपिक कंप्लीट होता है, और आज का लेक्चर यहीं तक था। आई होप आपको लेक्चर क्लियर हो गया होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें। थैंक यू सो मच।